हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जिवें आप इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करते पे हाँ ल्यूसेंट दी जनरल नॉलेज की बुक तो मैं तुहानूं ये सारा जिहड़ा टॉपिक है मतलब ये सारा चैप्टर जिहड़ा इंडियन पॉलिटी का ये टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाउंदी पई हाँ। पहलों आप इंट्रोडक्शन ऑलरेडी लास्ट वीडियो कंप्लीट करता है। हुण आपां इहदा फर्स्ट चैप्टर जिहड़ा मतलब फर्स्ट टॉपिक जिहड़ा इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टार्ट करांगे अज तो आपां हुण स्टार्ट करते हैं इहदा फर्स्ट चैप्टर जिहड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मतलब इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं तुहानूं दो पार्ट्स कराऊंगी। पहला तो एडमिनिस्ट्रेटिव ते लैजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आए सी जिहड़े 1857 तो पहला ये एक पार्ट कंप्लीट कर देंगे तो जिहड़े लैजिस्लेटिव रिफॉर्म्स सी 1857 तो बाद मतलब एक तो बिफोर दी वीडियो आ एक बन जूगी, आफ्टर दी वीडियो आप एक दूसरी सैपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, हुण आपां स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि किवें मतलब जो आप आज़ाद नहीं सी होए उदों अपने कोल जो ब्रिटिश रूल से है ना, ब्रिटिश रूल का भी कुछ अपना अपना एक मतलब उन्होंने भी कुछ रूल सी कुछ एक्ट्स सी है ना। मतलब फिर जो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन आपका इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो आप जेडे ब्रिटिश के टाइम ते जेडे अंग्रेज़ों के जेडे रूल्स सी रेगूलेशन सी कुछ एक्टां सी जो भी एक्ट्स सी उन्हां दियां उस टाइम वो आप कुछ एक्ट्स नूं अपने कॉन्स्टिट्यूशन भी पाया। मतलब आप आइडिया लिया जो मतलब कुछ ऐसिया चीज़ां हजे भी चलदियां जो अंग्रेज़ों के टाइम ते भी सी ते वो हुण अपने कॉन्स्टिट्यूशन भी वो चीज़ां लागू ने। कुछ चीज़ों नूं इंप्रूव करके मोडिफाई करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, पर मतलब इस तरीके नाल अपना जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवॉल्व होया। मतलब उहदे हौली हौली चेंज आए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हुण आपां पढ़ांगे कि हुण आपां इहदा इंट्रोडक्शन पहलों पढ़ लैंदे हां कि जिहड़ा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये सब तो वड्डा लार्जेस्ट जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब कि बाकी सारे जिन्ने भी कॉन्स्टिट्यूशनस ने डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ से इंडिया का सब तो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये हुण आपां पहलों पढ़ते हैं कि रेगूलेटिंग एक्ट 1773। ये सारा कुछ स्टार्ट करने तो पहलों मैं एक तुहानूं ब्रीफ मतलब एक समरी दसदी हाँ कि ये तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई सी मतलब जो अपने अंग्रेज़ों का राज अपने ते अंग्रेज़ों ने राज किया सी तो किवें कीता सी कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी सी ब्रिटेन की वो आप इंडिया च आई सी व्यापार करने लई। फिर जो वो इत्थे आए तो उन्होंने वेख्या कि इंडिया के लोग तो मतलब इंडिया च डाइवर्सिटी आ तो इंडिया के लोग जिवें मतलब कि उन्होंने वो पावर नहीं हैगी। उन्होंने ये लगा कि असीं इन्हां नूं आराम नाल कंट्रोल कर लाँगे दब लाँगे तां करके वो आपदा हौली हौली आपदा रूल जमाउण लग गए तो इंडिया के लोगों को दबन लग पे आपकी पावर नाल। तां ईस्ट इंडिया कंपनी ने हौली हौली अपने ते राज करना शुरू करता तो आपां नूं गुलाम बना लिया है ना। तो वो जिहड़ी वो पहली मतलब वो पहले ब्रिटिश जिन्हां करके आपां गुलाम बने सी अंग्रेज़ों के वो सी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक वड्डा कारण सी है ना। तो हुण आपां स्टार्ट करते हैं। तो पहली अपनी एक्ट है रेगूलेटिंग एक्ट 1773। इहदे च की कहा गया है कि ये इस एक्ट दे विच ये कहा गया है कि जिहड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी सी वो जिवें मैं तुहानूं पहलों दस्सिया कि पहलों ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया च आई तो उन्होंने रूल करना शुरू करता है ना। उदों जो कंपनी आई तो उहदे ते ब्रिटेन का हालांकि वो कंपनी ब्रिटेन की सी पर उन्हां ते ब्रिटेन की सरकार का कोई अधिकार नहीं सी हैगा उस कंपनी ते। जो भी काम इंडिया च आण के करती सी सिर्फ कंपनी करती सी। जिवें हुण एग्जाम्पल आप लै सकते कि जिवें हुण अपना रिलायंस एक कंपनी है ना, हुण अपनी रिलायंस कंपनी पाकिस्तान चल जाए एग्जाम्पल लैने पे आप मान लो अपनी रिलायंस पाकिस्तान चल जाए व्यापार करने उत्थे जाके पाकिस्तान ते पूरा कब्जा ही कर लिया आपका तो वो इस तरीके नाल मतलब हुण जाके कब्जा कर लूगी तो वो तो सिर्फ सारा कब्जा अंबानी करता पाया ना। इस तरीके नाल अपने ते कब्जा जो शुरू किया सी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया सी। ठीक है, उदों उहदे ते सरकार का कोई अधिकार नहीं सी हैगा, ब्रिटेन सरकार का कोई उहदे ते मतलब कोई उहदा इंटरफेयर नहीं सी हैगा। तां करके इस जो आ वाली रेगूलेटिंग एक्ट आई 1773 तो इस एक्ट तो बाद जिहड़ा सी ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्ते जिहड़ा है ब्रिटिश पार्लीमेंट का कंट्रोल आ गया। मतलब पहलों ईस्ट इंडिया कंपनी ते कोई कंट्रोल नहीं सी किसी का, पर हुण इस एक्ट तो बाद जिहड़ा सी वो ब्रिटिश पार्लीमेंट जिहड़ी सी वो कंट्रोल मतलब उन्हें आपदा बना लिया इस कंपनी के उत्ते। फिर नैक्सट
पॉइंट की इन्होंने किया इस एक्ट च कि जिहड़ा गवर्नर ऑफ बंगाल सी उन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम जिहड़ा सी चेंज करके इन्होंने गवर्नर जनरल करता। तो गवर्नर जनरल के अंडर जिहड़ी कलकत्ता बंबे मद्रास ये तिन्ने गवर्नर जनरल के अंडर करती। मतलब दूजा पॉइंट की किया इन्होंने कि बंगाल गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल करता। ठीक है, फिर उस तो बाद तीसरा की किया कि इस टाइम ते सुप्रीम कोर्ट की स्टैबलिशमेंट हुई। मतलब पहला सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन आ सकता है, पहला सुप्रीम कोर्ट जिहड़ा बनया सी कलकत्ता बनया सी। ठीक है, उस तो बाद की किया कि जिहड़ा गवर्नर जनरल सी उन्होंने एक पावर देती, जिहड़ा गवर्नर ऑफ बंगाल सी उन्होंने जो गवर्नर ऑफ जनरल बनाता तो उन्होंने पावर्स देती कि वो कोई भी लॉ रेगूलेशन या कोई भी ऑर्डीनेंस पास कर सकता है। ठीक है, मतलब उनके कोल सारियां पावर्स देती। फिर उस तो बाद नैक्सट अपनी एक्ट आ गई सी पिट इंडिया एक्ट 1784। मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग की किया उन्होंने कि जी 1773 जी एक्ट आई सी, मतलब जी एक्ट आई सी उही एक्ट नूं थोड़ा होर डिसिपलिन मतलब कंपनी होर एडमिनिस्ट्रेटिव लैवल ते डिसिपलिन क्रिएट करने लई आ जी नैक्सट एक्ट जी है ये लागू की गई। ठीक है, इहदे की किया गया कि इहदे बॉडी बनाई गई, एक तो दो बॉडीज़ बनाई गई, एक बनाई गई बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जिंदे 6 मैंबर सी ते दूसरी बॉडी बनाई गई कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरैक्टर्स। ठीक है, ये दो बॉडीज़ बनाती तो ये जिहड़ा तो सी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स ये जिहड़े सी मतलब जिहड़ी भी कंपनी दे पॉलिटिकल रिस्पोंसिबिलिटी सी उहदे नाल डील करदे सी। ते जिहड़े कोर्ट ऑफ डायरैक्टर्स सी ये वाला ट्रेड ये जिहड़ा डिपार्टमेंट सी ये ट्रेड ते कॉमर्स मतलब व्यापार वगैरह दी चीज़ां नाल डील करदे सी। ठीक है, ओके उस तो बाद आ गई चार्टर एक्ट्स 1793। ये चार्टर एक्ट्स जड़ियाँ है हरेक 20 साल बाद ये नवी चार्टर एक्ट आई सी। मतलब 20 ईयर्स का डिफरेंस इन्हां 20 सालों का गैप सी। पहली एक्ट जी सी 1793 च आई सी ते लास्ट एक्ट जी आई सी वो 1853 च आई सी। हुण पहली एक्ट सी 1793 वाली, इहदे वैसे तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं पर एक मतलब आप फिर भी डिस्कस कर लेने। पहला तो ये सी कि इन्होंने जी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जोड़े मैंबर से उन्होंने पेमेंट या सैलरी जी है वो इंडियन रेवेन्यू तो देनी शुरू करती। उस तो बाद एक होर काम इन्होंने की किया कि पहलों तो मतलब ये ब्रिटेन की सरकार ने ये परमिशन देती कि जेड़ा इंडिया मतलब ट्रेड जेड़ा वो इंडिया तो अलावा बाहर भी मतलब आउटसाइड दी इंडिया भी कर सकते, इंडिया तो बाहर जाके भी मतलब इंडिया तो बाहर भी ट्रेड हो सकता है। तो ये मतलब पहला इन्होंने की शुरू किया कि इंडिया तो चाइना दे विच एक ट्रेड शुरू किया ओपीएम का मतलब अफीम का एक व्यापार शुरू किया। मतलब इंडिया तो अफीम जाती सी चाइना नूं, ये वाला व्यापार इन्होंने शुरू किया कि इंडिया तो अलावा इंडिया तो बाहर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ये इस एक्ट च आया सी। उस तो बाद नैक्सट सी चार्टर एक्ट 1813। इहदे की किया कि जी ट्रेड मोनोपोली सी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म करती। ट्रेड मोनोपोली मतलब की हो गया कि जेड़ा मतलब कि सिर्फ पहलों इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकार से कि इंडिया दे विच जिन्ना भी व्यापार होगा वो सिर्फ यही कंपनी कर सकती। ईस्ट इंडिया कंपनी जिहड़ी है यही सिर्फ व्यापार कर सकती इंडिया च, उस तो अलावा कोई इंडिया च व्यापार नहीं कर सकता। तो इस करके जिहड़े भी ब्रिटेन के इंडस्ट्रीयल सी होर लोग सी इंडस्ट्रीयल लोग सी है ना उन्होंने ये मतलब कि मुद्दा शुरू करता कि सिर्फ एक ही कंपनी नूं भारत च ट्रेड करन दी व्यापार करन दी मतलब परमिशन क्यों है, सानू भी परमिशन होनी चाहिए है। सिर्फ ईस्ट इंडिया ही कंपनी भारत च व्यापार ना करे, असी भी भारत च जाके व्यापार करिए। मतलब ये उन्होंने मुद्दा शुरू करता तां करके ब्रिटेन की सरकार नूं मतलब इस दबाव करके उन्होंने ब्रिटेन जी ईस्ट इंडिया कंपनी की जी मोनोपोली से खत्म करनी पई कि मतलब ये हो गया कि जेडे इंडिया सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करूगी, होर भी कोई मतलब ब्रिटेन की कंपनी आके इत्थे भारत च व्यापार कर सकती है। ठीक है, पर ये विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी फिर आपका पक्ष ये रखा कि जे असी ना आउंदे भारत च, जे असी इंडिया के लोगों पर रूल ना करते तो फिर ब्रिटेन की सरकार किवें आउणी सी, तुसीं इंडिया के लोगों पर रूल किवें करना सी कि अज जो कुछ भी ब्रिटेन की सरकार कर रही है ये सिर्फ साडे कारण ही कर रही है। मतलब असी आए इंडिया च आपदा रूल किया तां ही तुसीं हुण इत्थे जे है ना।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਆ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਆ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 3 ਕਾਉਂਸਿਲਸ ਸੀ, ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਪਿਛੜੇ ਏਰੀਆ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਿਛੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਡਿਵਲਪਡ ਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਚਾਰਟਰਡ ਐਕਟ 1833। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਰੂਲਸ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਕਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ ਆਪਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਤਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 1833 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਹ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਫੀਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੇਤੀ ਕਾਉਂਸਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਮੇਨ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1853। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਐਕਟ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਮੇਨ ਬਸ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ,
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਰੂਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਬਹਿ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।